हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मोशन होने के लिए फोर्स का अनबैलेंस होना जरूरी है। फोर्स होना जरूरी है और उसके बाद फोर्स का अनबैलेंस होना जरूरी है। इसका मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रहा है तो ही मोशन हो सकता है, अदरवाइज मोशन नहीं हो सकता। ओके, और हम ये भी देख चुके हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, और हम ये भी देख सकते हैं कि फोर्स का जो रिजल्टेंट हमें निकालना है, अगर दो से ज्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट अगर जीरो आता है तो हमें पता है वो बैलेंस होता है, अदरवाइज वो अनबैलेंस्ड होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि जो लॉज ऑफ मोशन है, जैसे न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। फोर्स के बारे में पहले से आपको पता है, थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि फोर्स एक प्रकार से पुश और पुल होता है और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट की साइज को चेंज कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, पोजीशन को चेंज कर सकता है। पोजीशन जो है वो रेस्ट की भी हो सकती है, मोशन की भी हो सकती है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसको मोशन में ला सकता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो फोर्स उसको रेस्ट में ला सकता है। जैसे कि आपकी कार मूव कर रही है और मूविंग कार पे अगर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक भी एक प्रकार का फोर्स होता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो मूविंग कार पे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक सप्लाई होने के कारण क्या होता है, वो कार रुक जाती है। इसका मतलब हमने फोर्स लगाया और फोर्स के कारण जो मोशन था वो क्या हो गया, स्लो हो गया या स्टॉप हो गया। ओके, तो ये सब इफेक्ट जो है फोर्स के कारण हो सकते हैं। फोर्स जो न्यूटन ने फोर्स के 3 लॉ दिए थे, इसके बारे में 1 बाय हम डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला लॉ है न्यूटन का, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनको जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसको हम एनएलएम भी बोलते हैं। एनएलएम का मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो ये एनएलएम के नाम से भी जाने जाते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, समझिए इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है, जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसका मतलब फर्स्ट लॉ एक प्रकार से ये भी बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है, क्या जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ए बराबर जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए मोशन में है, इस प्रकार से फॉरवर्ड मूव कर रहा है, और ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो उसकी या तो स्पीड आप बोल सकते हो या उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वी कैन से दैट इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो एंड इट मीन फोर्स इज जीरो। मतलब फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, अगर फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ऐसे ही बोल सकते हो। या आप ये बोल सकते हो अगर फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर मोशन में है तो कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ये जो हम बोलते हैं कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। और इनर्शिया क्या होता है, यहां हम ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया एक प्रकार की इनएबिलिटी होती है। इनर्शिया क्या होती है, इनएबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकता, अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो वो इनर्शिया होता है। मतलब इनर्शिया एक प्रकार से क्या होती है, इनएबिलिटी होती है। इनर्शिया इज इनएबिलिटी। अब यहां से हम ध्यान से देखें, इनर्शिया क्या बोलता है, अगर ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, वो भी तो यही बोलता है, अगर फोर्स नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखता है, वो पोजीशन चाहे रेस्ट की हो चाहे मोशन की हो। तो इसका मतलब यहां से ये निकला हमारे पास कि हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को डिफाइन करता है।
यहां से हमें दो इंफॉर्मेशन मिलती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो होता है, यहां पे इसके बाद ये भी लेंगे कि डिफाइन करता है, डिफाइन फोर्स। किसको डिफाइन करता है? फोर्स को डिफाइन करें। यहां से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली फोर्स क्या चीज है। मतलब फोर्स एक प्रकार का पुश और पुल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या करता है, स्पीड को बदलता है, वेलोसिटी को बदलता है, या उसकी पोजीशन को बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो डिफाइन क्या करता है? फोर्स। और जो फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। किसको भी डिफाइन करता है? वो इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। इनर्शिया जो होता है आपको पता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, 3 टाइप का होता है। पहला जो इनर्शिया होता है वो होता है रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा जो इनर्शिया होता है वो होता है मोशन का, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। और जो थर्ड इनर्शिया होता है उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये है कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। जैसे आप अपने सराउंडिंग में कितने भी ऑब्जेक्ट्स देख लो, जब तक उनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग के उनकी पोजीशन को नहीं बदलता है, अपने आप वो मूव नहीं करते हैं। आप अपने सराउंडिंग में रूम पे ही देख लो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है तो उसको आप उठा के आपको दूसरी जगह पे रखना पड़ेगा। कोई टेबल है, चेयर है, अगर उसको उसकी जगह से मूव करवाना है तो आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तभी वो अपनी पोजीशन बदल सकता है, अदरवाइज वो अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग क्या है कि मान लीजिए आप किसी बस में खड़े हैं, इस प्रकार से खड़े थे और अचानक से बस चल पड़ती है। आप खड़े हैं, बस अचानक से स्पीड पकड़ती है, आगे की तरफ मूव होती है, तो आप जो होते हैं पीछे की तरफ गिर जाते हैं। या फिर मान लीजिए आप ऐसे खड़े हो, किसी कारपेट पे खड़े हो और आपका दोस्त कारपेट को पकड़ के खींच लेता है, तो क्या होता है? आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी पहले तो रेस्ट में थी, अचानक से क्या हुआ कि जो जिस सरफेस पे आप थे वो सरफेस मोशन में आया। सरफेस मोशन में आया तो बॉडी जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहती है, तो बॉडी तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, और आपका जो पैर थे जो सरफेस के कांटेक्ट में थे वो अचानक से मोशन में आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा? इम्बैलेंस की स्थिति होगी। पैर आगे की तरफ चले गए, बॉडी रेस्ट में रहने की कोशिश कर रही है, तो हम गिर जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक एग्जांपल और भी है। जैसे आपके पास कारपेट है और कारपेट को इस प्रकार से आप स्टिक से पीटते हो, इस प्रकार से पीटते हो, तो उसमें से धूल बाहर निकलती है। या आपके पास गिल्ला कपड़ा है, गिल्ले कपड़े को आप ऐसे छिटकाते हो तो पानी जो है उसमें से निकल के बाहर जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ही है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट उसका रीजन क्यों है? देखिए, पहले जो आपके पास जो भी कपड़ा था, जैसे मैं अपना रुमाल लेके दिखाता हूं आपको, जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, ये इस प्रकार से, पहले तो ये इस प्रकार से रेस्ट में था, तो इसमें जो भी वाटर वेपर्स थे वो भी रेस्ट में थे, या इसके अंदर डस्ट पार्टिकल थे वो भी रेस्ट में थे। फिर आपने इसको ऐसे किया, जब आप इसको ऐसे करते हो तो क्या होता है? ऐसे करने से इसको ये मोशन में आ गया। ये किस में आ गया? मोशन में आ गया। बट जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो डस्ट पार्टिकल अब भी किस में है? रेस्ट पोजीशन में है। और रेस्ट पोजीशन में इसका मतलब ये जो कपड़ा है ये आगे निकल गया और जो डस्ट पार्टिकल है वो पीछे रह गए, तो वो इससे बाहर निकल जाते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या है? आप कार में बैठे हो, ठीक है, कार में बैठे हो और चलती हुई कार अचानक से ब्रेक लगा देती है। तो कार जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो आप आगे की तरफ जाते हो, है ना? क्यों जाते हैं आगे की तरफ? क्योंकि हमारी बॉडी कार के साथ किस में थी? मोशन में थी। कार अचानक से रेस्ट में आ गई, लेकिन बॉडी अभी तक किस में है? मोशन में है, तो वो आगे की तरफ चलती है। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी या तो आगे वाली सीट के साथ हमारा सर टकराता है, या फिर जो है ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो हमारा जो सिर है, मान लीजिए चलती हुई कार अचानक से टकरा गई कहीं के ऊपर, एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, तो जो ड्राइवर है उसका जो सिर है जाके स्टीयरिंग पे लगेगा या विंड स्क्रीन से वो बाहर भी जा सकता है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। और उसको आप टेक्निकली समझ सकते हो, इनर्शिया ऑफ मोशन को अवॉइड करने के लिए हमें सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। अगर हमें सीट बेल्ट लगा रखा है तो हम क्या होते हैं, उसके साथ ही कार के साथ एक सिंगल बॉडी बन जाते हैं। फिर कार और हमारी बॉडी एक सिंगल बॉडी हो जाती है। जब कार रुकेगी तो हम भी उसी के साथ रुक जाएंगे। अगर सीट बेल्ट नहीं है तो हम दो डिफरेंट बॉडीज हैं। कार रुकती है, हमारी बॉडी नहीं रुकती, और वो विंड स्क्रीन से बाहर भी जा सकती है। ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल होगा। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल ये है, कार वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कार इस प्रकार से मूव कर रही है और अचानक से टर्न आ गया ऐसे, तो कार अचानक से टर्न लेती है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कार इस प्रकार से स्किड भी हो जाती है रोड के ऊपर से, तो वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण है। कार इस प्रकार से चलती हुई ऐसे टर्न ले रही थी, कार क्या ले रही थी? टर्न ले रही थी। लेकिन अगर स्पीड उसकी ज्यादा है तो इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन के कारण क्या होता है, वो टर्न नहीं होता और डायरेक्ट स्किड हो जाती है। और हम खुद को भी देखें, जैसे हम कार में बैठे हैं, चलते हुए कार अचानक से ऐसे टर्न लेती है तो हम एक साइड में चिपक जाते हैं, ऐसे जिधर भी टर्न लेगा उसी से हम बाहर की तरफ, ऐसे लगता है कि हम बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं। या फिर आपने वो झूला देखा होगा, गोल झूलने वाला झूला, उसमें जब बच्चे बैठे होते हैं या आप उसके अंदर कभी बैठ के और उसको ऐसे घुमाओ, जब उसको ऐसे घुमाते हैं तो क्या होता है कि हमें ऐसे बाहर की तरफ फोर्स फील होता है, और अगर स्पीड ज्यादा हो तो हम बाहर की तरफ फ्लाई भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किसके कारण है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। तो इनर्शिया हमारे पास देखा 3 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हमने बहुत से देखे, आपके डेली लाइफ में बहुत से एग्जांपल हैं। मैं आपको एक एग्जांपल और भी दे देता हूं। जैसे आपका कोई पेड़ है और पेड़ पर से आपको फ्रूट्स तोड़ने हैं, तो पेड़ को पकड़ के आप ऐसे हिला देते हो, तो पेड़ को पकड़ के आप ऐसे हिलाओगे तो उससे क्या होता है, फ्रूट्स जो हैं वो तो अपनी पोजीशन के ऊपर रहते हैं, वो तो रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, और ब्रांचेस जो हैं वो अचानक से मोशन में आ जाती हैं। तो फ्रूट रेस्ट में है, ब्रांच मोशन में आ गई, तो उसके कारण जो फ्रूट है वो ब्रांच से अलग हो जाता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आप डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, इंप्लीमेंट कर करके देखना कि कहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है, कहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन है, कहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या पता चलता है, फोर्स के बारे में पता चलता है और इनर्शिया के बारे में पता चलता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ की, और जो सेकेंड लॉ है वो क्या करता है, वो मेजर करता है किसको, फोर्स को। सेकेंड लॉ, अब हम किसकी बात करते हैं, ये तो था फर्स्ट लॉ, अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये मेजर करता है, मेजर फोर्स, ये फोर्स को मेजर करेगा, कितना फोर्स है, कैसे मेजर करेगा, कैसे पता करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ को अगर हमें डिफाइन भी करना हो तो हम कैसे डिफाइन करें। तो सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है उसके अंदर जो चेंज होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके कारण लीनियर मोमेंटम में चेंज होगा dp बाई dt। इंस्टेंटेनियस जो चेंज होगा लीनियर मोमेंटम में वो अप्लाइड फोर्स के कारण होगा। अब आप समझना चाहोगे कि फोर्स के कारण लीनियर मोमेंटम में चेंज हो क्यों रहा है, तो देखिए हमें पता है कि जो लीनियर मोमेंटम होता है p वो m इंटू वी होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। अब हमें पता है कि मास जो होता है ये तो कांस्टेंट टर्म है। मास क्या है, मास है कांस्टेंट। यहां पे वेलोसिटी जो है ना, ये वेलोसिटी ये डिपेंडेंट है, और किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है फोर्स के ऊपर। किस पे डिपेंडेंट है, फोर्स के ऊपर। अगर मैं इस पे फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो मोमेंटम मुझे ज्यादा मिलेगा। फोर्स ज्यादा लगाने का मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है मोमेंटम, यानी फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, फोर्स कम है तो मोमेंटम कम होगा। कैसे समझोगे, आप बाइसिकल चला रहे हो, अपने बाइसिकल चला रहे हो, बाइसिकल को अगर आप पेडलिंग स्लोली कर रहे हो, धीरे धीरे पेडलिंग कर रहे हो तो आपकी वेलोसिटी कम होती है। लेकिन अगर आप उसकी वेलोसिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको जो पेडल है बाइसिकल का उसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा अपने पैर से। जितना ज्यादा फास्टली आप उससे दबाओगे स्पीड उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। इसी प्रकार से जैसे आपकी बाइक है, कार है, उसका एक्सीलेटर आप जितना ज्यादा बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है, इंजन में उतनी ज्यादा फोर्स लगाता है इंजन, और टॉर्क लगाएगा पहियों के ऊपर, और उससे कारण पहिए क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो होती है वो फोर्स डिपेंडेंट है। फोर्स हम जितना ज्यादा लगाएंगे वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब इंस्टेंटली हम जो फोर्स लगाएंगे उसके कारण जो वेलोसिटी चेंज होगी वो डायरेक्टली इफेक्ट हमें किसमें देखने को मिलेगा, मोमेंटम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो मोमेंटम है ना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है मोशन के अंदर। और मोमेंटम देखिए अब कैसे इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, इसका एक एग्जांपल आपको मैं देके बताता हूं कि मान लीजिए जैसे एक बुलेट है, बुलेट जो गन से फायर करते हैं, वो जो बुलेट होती है उसको अगर कोई हाथ से पकड़ के आपको और ऐसे आपकी तरफ थ्रो करे और बुलेट आके ऐसे आपको हिट भी कर गई तो क्या आपको इंजरी करेगी, तो आप उसका जवाब होगा नहीं करेगी। लेकिन वही बुलेट जब गन से निकल के आती है और आपको हिट करती है तो इंजरी भी करती है, जान भी ले लेती है। क्यों, वाई, क्या रीजन है? उसके पीछे का रीजन आपको शायद समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप, कि जब हमने बुलेट तो वही थी, मैं उसको एक बार हाथ से थ्रो कर रहा हूं और एक बार उसी बुलेट को मैं गन से थ्रो कर रहा हूं। दोनों केस में डिफरेंस किस चीज का है आप बहुत अच्छे से समझ गए।
मास दोनों केस में सेम रहा है बुलेट का, बट इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस है वो किस में है, वेलोसिटी में है। हाथ से जब मैंने थ्रो किया तो उसके कारण क्या, वेलोसिटी कम हुई, और वेलोसिटी कम होने के कारण मोमेंटम कम हुआ, तो मोमेंटम कम हुआ तो जब वो किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करता है तो उसका जो चेंज है उसके कारण हमें जो इंजरी होने वाली है वो नॉमिनल होने वाली है, कोई ज्यादा नहीं होने वाली। लेकिन उसी को जब मैं गन से फायर करता हूं तो गन उसको वेलोसिटी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण मोमेंटम बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा और वो मोमेंटम हमें इंजरी करता है। तो आप समझ गए कि मोमेंटम का मोशन में क्या रोल होता है। ठीक है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp अपॉन dt, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt, वेयर dp अपॉन dt रिप्रेजेंट चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहां से अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव करना चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं F इज इक्वल टू dp बाई dt। इक्वल टू का साइन मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि जो SI सिस्टम होता है यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू यूनिट रहेगी, तो मैं बोल देता हूं F इज इक्वल टू dp डिवाइडेड बाई dt। एज वी नो दैट P इज इक्वल टू mv होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू d डिवाइड बाई dt एंड इनटू mv। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू मास तो कांस्टेंट है एज इट इज रहने देंगे, और ये हमारे पास आ गया dv बाई dt। dv upon dt is the rate of change of velocity and rate of change of velocity is equal to acceleration। तो इसको मैं लिख सकता हूं F is equal to m dv upon dt is equal to a, F is equal to ma, F is equal to ma, where m is the mass of the moving object and a is the acceleration। F is equal to ma, F is equal to ma, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। और मोस्टली हम जब फोर्स हमें निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, F is equal to m into a। हम जिस बॉडी का फोर्स निकालना है उस बॉडी का मास और उस बॉडी का एक्सेलरेशन, तो उस बॉडी का जितना भी फोर्स है वो हमारे पास यहाँ से आ जाता है, F is equal to ma मास into एक्सेलरेशन। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और भी आती है, देखिए अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, अगर मुझे यहाँ से a निकालना हो, a is equal to आपके पास क्या आ जाएगा, F डिवाइडेड बाई m। और मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है या डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से उनके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स कांस्टेंट है, मैं यहां पे क्या लिखूं, इफ F इज कांस्टेंट, इफ F इज कांस्टेंट देन A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, देन A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। कैसे, मान लीजिए एक यहां पे आपके पास एक कार है, इधर मूव करवाना है स्ट्रेट रोड के ऊपर, और एक ट्रक का एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी इधर मूव करवाना है, आप उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, आप यहां से कार के ऊपर फोर्स लगाओगे और आप इस ट्रक के ऊपर फोर्स लगाओगे, तो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया आपका, आप कार पे भी फोर्स लगा रहे हो और ट्रक पे भी। तो पॉसिबिलिटीज है कि कार को आप मूव करवा सको, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि कार को हम मूव करवा सकते हैं, बट हम कितना भी फोर्स लगा लें ट्रक को मूव नहीं करवा सकते। ट्रक को हम मूव नहीं करवा सकते, क्यों, ट्रक का मास ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो उसका एक्सेलरेशन कम रहेगा, तो ट्रक के अंदर हम एक्सेलरेशन इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे देखना भी होता है आपको कि कार का जो इंजन होता है वो स्मॉल होता है, ट्रक का इंजन लार्ज होता है। क्यों, क्योंकि ट्रक को मूव करवाने के लिए लार्ज एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो लार्ज एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। सेम फोर्स से, उसी फोर्स से हम कार को, ट्रक को अगर मूव करवाना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां से ये जो मास है इसको हम इनर्शियल मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास। और ये जो है हमारे पास A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, ये हमें देता है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। यहां से हमें क्या मिला, यहां से मिला कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उससे हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट मिलता है। और इनर्शिया को डिफाइन किसने किया था, फर्स्ट लॉ ने डिफाइन किया था। फर्स्ट लॉ डिफाइन करता है फोर्स को भी और इनर्शिया को भी, और जो सेकंड लॉ होता है वो मेजर करता है फोर्स को और इनर्शिया का कंसेप्ट देता है कि एक्चुअली में इनर्शिया क्या है, कैसे हम इनर्शिया देख। अब देखो इनर्शिया मास डिपेंडेंट है। कैसे, हमने बोला था इनर्शिया जो होती है वो किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी होती है जिसके कारण बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। अब आपके पास मान लीजिए आपके रूम के अंदर दो ऑब्जेक्ट हम देखें, एक आपका जैसे चेयर है और एक आपका बेड है। आप चेयर को इजीली वन हैंडेड फोर्स लगा के एक हाथ से उठा के आप दूसरी जगह इजीली रख सकते हो, बट अगर आप बेड को खिसकाना चाहें तो बेड को आप नहीं खिसका सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन यही बेड का मास ज्यादा है,
बेड का मास ज्यादा तो उसके अंदर आप एक्सेलरेशन नहीं करवा सकते। चेयर का मास कम है तो चेयर को इजीली से आप उसकी जगह से हटा सकते हो। इसका मतलब इनर्शिया मास डिपेंडेंट है। जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा इसको इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ से पता चलता है, फॉर्मूला F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक, अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की। ये तो सेकंड लॉ की बात हुई, थर्ड लॉ की बात करते हैं, उसको हम यहां लिख देते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। और थर्ड लॉ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे केवल एक बार। यहां पे तीसरे नंबर पे हमें मिलता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन उसको बोलते हैं। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन थर्ड लॉ से भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे करता है वो हम बाद में देखेंगे, देखना अभी। अब मान लीजिए इसके बोर्ड को मैं इस प्रकार से पुश करता हूं, बोर्ड के ऊपर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूं तो बोर्ड मेरे पास इधर फोर्स लगाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स लगाते हो, जैसे आपकी बुक टेबल पे रखी हुई है तो बुक टेबल पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है तो टेबल बुक के ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, स्प्रिंग है, स्प्रिंग लीजिए आप, स्प्रिंग को पकड़ते आप ऐसे स्ट्रेच करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग है, यहां पे कोई फिक्स स्पॉट है और इसके साथ मैंने इस प्रकार से स्प्रिंग टाइट किया हुआ है। अब इस स्प्रिंग पे अगर आप इस साइड में फोर्स अप्लाई करते हो, आप इधर आप फोर्स लगाओगे तो इसके अपोजिट फोर्स स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा। पता होगा आपको, आप सभी ने करके देखा होगा, स्प्रिंग को जब पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। जितना स्प्रिंग ज्यादा खींचोगे आपको पावर उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको ऐसे खींचने के लिए आपको उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ रहा है उसको ऐसे स्ट्रेच करने के लिए। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग भी साथ में उतना ही फोर्स अप्लाई करता जा रहा है। इसका मतलब अगर ये एक्शन का फोर्स है तो ये किसका फोर्स हो जाएगा, रिएक्शन का फोर्स हो जाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट। अगर ये फोर्स F है तो ये माइनस F हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो इधर मूव करेगा, ठीक है ना। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन, मतलब फोर्स यहां पे ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है। थर्ड लॉ से हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि फोर्स, सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्स ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर एक्शन है तो उसकी रिएक्शन भी होगी, और रिएक्शन है तो उसकी एक्शन भी होगी। बट एक बात ध्यान से सुनना, हम एक्शन का इफेक्ट रिएक्शन नहीं बता सकते और रिएक्शन का कोज जो है वो हम एक्शन नहीं बोल सकते। इस बात को आप ध्यान रखना। एक बात और भी यहां पे कई बार कंफ्यूजन होता है कि अगर बोलता है कि मैं नेट फोर्स निकालूं तो रिजल्टेंट फोर्स, तो एक पॉजिटिव फोर्स है एक नेगेटिव फोर्स है, तो टोटल कितना आया, जीरो। टोटल कितना आया, जीरो। तो फोर्स तो जीरो होगा, तो उसके कारण इफेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि हमने क्या बोला था, अगर आपको कोई भी फोर्स का इफेक्ट देखना है तो उसके लिए फोर्स अनबैलेंस्ड होना चाहिए, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आना चाहिए। बट इस केस में हम देखते हैं तो एक पॉजिटिव फोर्स है एक नेगेटिव फोर्स है, टोटल तो जीरो हो जाएगा। तो नेट फोर्स तो नहीं रहा हमारे पास, नेट फोर्स नहीं रहा तो फिर इसकी लेंथ इंक्रीज कैसे हो रही है, स्प्रिंग स्ट्रेच कैसे हो रहा है? उसका रीजन ये है, ध्यान से सुनना, बहुत कंफ्यूजिंग टर्म होती है कई बार बच्चों के लिए कि इन दोनों को वो ऐड कर देते हैं। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये दो अलग अलग हैं। ये अलग सिस्टम है, स्प्रिंग अलग सिस्टम है, और स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जैसे आप स्प्रिंग पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये फोर्स आपने अप्लाई किया था वो है, ये स्प्रिंग ने के अंदर डेवलप हुआ वो फोर्स है। और ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग इन द सेंस ये अलग बॉडी पे काम कर रहा है, ये अलग बॉडी पे काम कर रहा है। इसलिए अगर मुझे इस बॉडी के ऊपर फोर्स निकालना है तो इस बॉडी पे तो फोर्स तो F ही हुआ ना, तो इस बॉडी के ऊपर ये दोनों फोर्स में नहीं ले सकता, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर तो सिंगल ही फोर्स है, और आप अपना फोर्स देखोगे तो सिंगल ही फोर्स है, ठीक है ना। इसलिए आप जब बोलते हो कि नेट रिजल्टेंट तो जीरो, नेट रिजल्टेंट दोनों बॉडीज का जीरो हुआ है, सिंगल बॉडी का जीरो नहीं हुआ। और वो जो सिंगल बॉडी पे फोर्स है वो उसके अंदर इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर वो अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए दोनों को जोड़ के जीरो समझने की कोशिश, गलती मत करना, ठीक है। ये थर्ड लॉ के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन थी। हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे सिंगल फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आज की क्लास के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ के कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, F इज इक्वल टू हमें, इससे हमें
प्रॉब्लम सॉल्यूशन में क्या मदद मिलेगी, कैसे इस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं, वो जो है हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कंस्टेंट मोशन और पुली प्रॉब्लम का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आने वाला है पुलिस वगैरह का, उसके अंदर F इज इक्वल टू में जहां भी हम फोर्स यूज करेंगे हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो वो जो सारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से समझ लें।